हाय एवरीवन, मेरा नाम है देव टैंगुरी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिफाइन द टर्म ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपने घर बना रहे हैं और रह रहे हैं। लोग क्या करते हैं, किसी रीजन पे अपना एक घर बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से सारी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उसको एक इकोनॉमिक सपोर्ट बेस बना लेते हैं। इस रीजन को हम बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट और इसके बहुत सारे टाइप्स क्लासिफिकेशन हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फंसना पक्का है सीरीज में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आंसर है, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं और सभी से कभी ना कभी क्वेश्चन आ भी चुके हैं। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा इस वीडियो में। आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब जो सेटलमेंट्स होते हैं उनकी साइज अलग अलग हो सकती है, उनके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई एक छोटा सा हेमलेट हो सकता है, कोई एक बड़ी सी मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकता है। इनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन आगे के आंसर में देखने वाले हैं। अब ह्यूमन सेटलमेंट में विलेजेस भी हो सकते हैं और अर्बन सेटलमेंट्स भी हो सकते हैं। तो विलेजेस में हमें देखने को मिलता है कि छोटे छोटे होते हैं और स्पेशियस होते हैं। जो घर हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, एकदम पास नहीं होते। और उल्टा इसका देखने को मिलता है अर्बन सेटलमेंट्स में, जहाँ पे डेंसिटी लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। बड़े बड़े होते हैं टाउन्स और क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। अगर हम बात करें विलेजेस की, तो यहाँ पे मेनली प्राइमरी एक्टिविटीज लोग कर रहे होते हैं। विलेजेस में लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स में लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर टर्शरी एक्टिविटीज मेनली फोकस कर रहे होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स, एक पॉइंट हमने इसके बारे में देख ही लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा। जो रूरल सेटलमेंट्स हैं वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स में हमें रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। ये सर्विस सेक्टर भी यहाँ का वेल डेवलप्ड होता है, सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे टाउन से अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काम करते हैं। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो विलेजेस तक भी पहुँचाई जाती है। तो विलेजेस को भी ये सर्विसेज और अपने गुड्स दे रहे होते हैं। बदले में विलेजेस से इनको रॉ मटेरियल्स मिलता है, फूड वगैरह मिलता है, जो कि वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इनके जो बीच में रिलेशनशिप है, जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बढ़ने से और भी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। अब एक हम डिफरेंस देखें रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स में, तो ये भी है कि जो रूरल सेटलमेंट्स हैं वहाँ के सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो क्लोजली नेट होती हैं, ये हमें देखने को मिलता है। वो रूरल पीपल ज़्यादा कम मोबाइल होते हैं और आसपास से एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। तो लोगों के रिलेशन है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नाम के बचे हुए हैं और कनेक्शन हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। What are the factors and conditions responsible for having different types of rural settlements in India? What are the different types of rural settlements in India? तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इनके नाम आप याद रखिएगा। फिजिकल फीचर्स, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है। आगे हम देखेंगे कैसे सेटलमेंट डिटरमिन होते हैं इन फिजिकल फीचर्स को लेके। फिर कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स, मान लेते हैं कोई एक ग्रुप है जो कि सेम एथनिसिटी का है तो साथ में रहना प्रेफर करेंगे। ऐसे ही सिक्योरिटी फैक्टर्स, लोग अगर एकदम दूर दूर रहेंगे तो वहाँ पे अटैक ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि पास में रहें, थोड़ा सा आसपास रहें। तो ये हमें देखने को मिलता है, ये नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स इन इंडिया। चारों से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं एक एक करके। जनरली इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि हेमलेट को और डिस्पर्स्ड को आप डिस्टिंग्विश कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ चुके हैं कि क्लस्टर्ड को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन वो कम मार्क्स के लिए आते हैं। तो आप देख लीजिएगा, चारों का डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए और उसके बाद जिस तरीके से भी क्वेश्चन है आप आंसर करिएगा। What are clustered settlements? Write the characteristics of clustered settlements in India. अब नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट यानी कि एक ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे बहुत पास पास लोगों ने घर बना के रखे हुए हैं और जितने भी फार्म्स हो गए, बार्न्स हो गए, जहाँ पे एनिमल रेयर किए जा रहे हैं, या फिर क्रॉप्स के लिए बार्न हो गए या फिर पास्चर लैंड हो गए, वो इनके अंदर नहीं होते, उनको इनसे सेपरेट किया जाता है। इनमें हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत पास पास हैं और जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं उनसे हमें ज्योमेट्रिक शेप्स देखने को मिलते हैं। रेक्टेंगुलर शेप्स में हो सकते हैं या फिर रेडियल शेप में हो सकते हैं, जहाँ से एक फोकल पॉइंट आसपास सेटलमेंट है, या फिर एक लीनियर शेप में पूरा सेटलमेंट हो सकता है। अब ऐसे सेटलमेंट क्यों बनाए जाते हैं? जनरली पहली बात कि हमें देखने को मिलता है हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट साइड में, और जहाँ पे
फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स है, वहां पे लोग क्लस्टर बना के रह रहे हैं। अब रीजन क्या है? एक रीजन है सिक्योरिटी या फिर डिफेंस इशू के लिए, कि लोग आसपास रहते हैं तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो इसका एग्जांपल है बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया या फिर नागालैंड में ऐसे सेटलमेंट हमें देखने को मिलते हैं। फिर राजस्थान में ऐसे सेटलमेंट बनाए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो हर जगह नहीं है। तो ऐसी जगह जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छा है वहां पे लोग सेटलमेंट बना लेते हैं, या फिर वाटर को अच्छे से यूज किया जा सके, वेस्टेज ना हो, उसके लिए वहीं पे आसपास लोग सेटलमेंट बना लेते हैं एज क्लस्टर्स। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओसवाल गुरुकुल को हमने खुद ने रिव्यू किया है, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदें। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आंसर फ्रेमिंग समझने में, क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है उसको समझने में। तो क्वेश्चन बैंक्स हर उस सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं आप, और सैंपल पेपर तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए लेना ही चाहिए। सैंपल पेपर के बिना आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो सैंपल पेपर्स भी आप ओसवाल गुरुकुल के जरूर चेकआउट कीजिएगा। मेरे पास भी इनकी बुक से मैंने अच्छे से इनको रिव्यू कर रखा है। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट या फिर फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं एक विलेज है जिसमें एक ग्रुप ने बोला कि हम अलग से रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। जनरली क्या होता है हमारे इंडिया में, फोर्स किया जाता है, जितने भी हाई क्लास के लोग होते हैं, अथॉरिटेटिव लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम मेन विलेज में रहेंगे, और जितने भी लो क्लास के लोग हैं वो हमारे साथ नहीं रह सकते। तो लो क्लास के जो लोग हैं जो कि छोटे मोटे काम कर रहे हैं विलेज में, उनको आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ता है, उनको फ्लैंक्स में रहना पड़ता है विलेज के, और ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं विलेज में, जिसको हम बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। एक क्लस्टर में हमारे जो हाई क्लास के लोग रह रहे हैं, दूसरे छोटे से क्लस्टर में जो हमारे लो क्लास के लोग हैं वो रह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इसका डिस्क्रिप्शन। जनरली हमारे गुजरात प्लेन्स है वहां पे ये वाइड स्प्रेड है, और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी हमें सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। राइट अ नोट ऑन हेमलेटेड सेटलमेंट्स, व्हाट आर द रीजंस एसोसिएटेड विद सच सेटलमेंट्स। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अकेले आने की चांसेस कम है, जनरली आएगा किसी और क्वेश्चन के साथ इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हेमलेटेड सेटलमेंट क्या होता है? एक सेटलमेंट है जिसमें अलग अलग यूनिट्स बन चुके हैं, इनको हम बोलते हैं हेमलेटेड सेटलमेंट्स। ये जो यूनिट्स है इनको लोकली पन्ना, पारा, पल्ली, नागला एक्सेट्रा बुलाया जाता है अलग अलग जगहों पे। ये या तो सोशल या फिर एथनिक फैक्टर्स के कारण ऐसे यूनिट्स बन जाते हैं कि एक सोशल ग्रुप यहाँ रह रहा है, एक यहाँ पे, इस तरीके से इन लोग ग्रुप बना बना के रहने लगते हैं। ये हमें देखने को मिलता है मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स में, छत्तीसगढ़ में, और लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज में। राइट अ नोट ऑन डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, जब हमें कुछ आइसोलेटेड हट्स देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसा है कि एक छोटा सा जंगल है, एक छोटा सा एक हिल है जहाँ पे एक छोटे से कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे से हट्स हैं, बहुत कम नंबर पे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट, यानी कि आइसोलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े सेटलमेंट्स ये नहीं होते हैं। ये क्यों होते हैं? जनरली टेरेन के कारण, जहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते उन जगहों पे छोटे छोटे हमें कम्युनिटीज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मेघालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश और केरला हो गया, यहाँ पे हमें जनरली ये सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, हाउ आर दे लिंक्ड टू रूरल सेटलमेंट्स। ये वाला आंसर मैं ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। अर्बन सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलता है कि रूरल सेटलमेंट से थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं और कॉम्पैक्ट भी होते हैं। यहाँ पे जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे होते हैं और रूरल एरिया से लिंक्ड होते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जब से बढ़ने लगा है, लिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। जनरली जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं वो अपनी हेल्प करते हैं, अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रूरल को देते हैं, रूरल वाले इनको देते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं मार्केट टाउन से या फिर सिटीज़ से, जो रूरल को अर्बन से कनेक्ट कर रहे होते हैं। सिटीज और जो हमारे रूरल एरियाज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाउ आर इंडियन टाउन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड। तो हमें 3 तरीके के टाउन्स देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट पीरियड ऑफ एवोल्यूशन। पहला है एंशियंट टाउन, दूसरा है मिडिवल टाउन, और तीसरा है मॉडर्न टाउन। इसमें से मॉडर्न टाउन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम तीनों का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले एंशियंट टाउन्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो हजारों साल पुराने हैं। तो ये या तो रिलीजियस या फिर कल्चरल सेंटर्स की तरह इमर्ज हुए थे, जैसे कि हमारा वाराणसी हो गया, ऐसे ही प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमारे मौर्यन एम्पायर्स की तब हम इसका नाम बहुत सुनते हैं। मदुरई हो गया। ये कुछ हमारे एंशियंट टाउन्स हैं। फिर मिडिवल टाउन्स, किंगडम्स में या फिर प्रिंसिपैलिटीज में जहाँ पे प्रिंसेस रूल करते थे, इनको अपने हेडक्वार्टर्स बनाने थे, तब ये टाउन्स बने थे। ये 4 टाउन्स हैं। इनके एग्जाम्पल हैं दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न टाउन्स। जब ब्रिटिशर्स ने और बाकी यूरोपियंस में इंडिया में अपना कंसोलिडेशन चालू किया तो उन्होंने बहुत सारे टाउन्स अपने यूरोपियन स्टाइल में बनाए, ब्रिटिश स्टाइल में बनाए। जैसे कि जब ब्रिटिशर्स ने
हमारे कोस्टल साइड में ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाना चालू किए, तो वहाँ पे उन्होंने सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी एटसेट्रा बनाए। इसके बाद जब उन्होंने मेन सेंटर्स पे अपना कंसोलिडेशन किया, जैसे कि बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश स्टाइल के टाउन्स बनाए। इसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि वो अलग अलग टाउन्स जैसे जैसे अपने अंडा में लेके आए थे वहाँ पे बना रहे थे। कुछ उन्होंने एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए। फिर अगर हिली रीजन्स की बात करें तो वहाँ पे वो अपने रिजॉर्ट्स बना रहे थे, और उसके बाद इन जगहों पे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ऐड कर देते थे, मिलिट्री सेंटर्स बना देते थे। इस तरीके से ब्रिटिश स्टाइल में ये लोग इंडिया में डेवलपमेंट कर रहे थे, जो कि हमारे हो गए मॉडर्न टाउन सारे के सारे। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे इंडिपेंडेंस के बाद की, तो भी बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जो इमर्ज हो रहे थे। उसके पहले एक छोटी सी बात, 1850 में जमशेदपुर बना था, जो कि हमारा एक इंडस्ट्रियल बेस की तरह एक टाउन इमर्ज हुआ था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद चंडीगढ़, भुवनेश्वर, हमारा गांधीनगर, दिसपुर, ये सब एज बने थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी एटसेट्रा बने थे इंडस्ट्रियल रीजन्स के लिए। फिर बहुत सारे ऐसे पुराने टाउन्स भी जो थे वो अब डेवलप हो रहे थे। मेट्रोपॉलिटन सिटी के अराउंड टाउन्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि दिल्ली के अराउंड गुरुग्राम बन गया, गाजियाबाद बन गया, रोहतक बन गया। ऐसे ही अब बहुत सारे जो मीडियम और स्मॉल टाउन्स थे वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे कंट्री में, और भी ज्यादा टाउन्स बन रहे थे। हाउ इज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन मेजर्ड? असेस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले एक चार्ट देख लेते हैं, इसमें दो डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कि 1951 यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा लेवल था, 17.29% पॉपुलेशन अर्बन सेटलमेंट्स में रहती थी, और 2011 के बाद 31 तक ये पहुंच गया था। अब हम इसका आंसर देखते हैं। अगर हम बात करें हमारी अर्बन पॉपुलेशन का, 2011 में हमने देख ही लिया है कितनी है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी हमारी जो पॉपुलेशन है अर्बन सेटलमेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है टाइम टू टाइम। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आखिरी कुछ सालों में जो स्पीड है हमारी अर्बनाइजेशन की वो स्लो हुई है। लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि जो अर्बनाइजेशन इतनी तेज हुआ है वो किस रीजन से हुआ है? क्योंकि बहुत सारे नए नए टाउन्स डेवलप हो रहे थे, अर्बन सेंटर्स बनाए जा रहे थे, जो इवन जो हमारे रूरल एरियाज है उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा था अर्बन सेंटर्स में। हाउ आर टाउन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज? तो पहले एक हम चार्ट देखेंगे। ये चार्ट आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 1 टाउन्स क्या होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या फिर उनसे ज़्यादा है। क्लास 2 क्या होते हैं? 50 to 99,999। इन छहों को आप पढ़ लीजिएगा, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ये पूरा हमारा आंसर। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। सबसे पहले जो हमारी अर्बन सेंटर्स है उनको हम 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जो हमने पहले ही देख लिया है। अब इनमें से 1 लाख की अगर आपकी पॉपुलेशन है तो इसको हम सिटी या फिर क्लास 1 टाउन बोलेंगे। अब फिर ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 to 5 मिलियन है उनको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और जिनकी 5 मिलियन से भी ज़्यादा है उनको हम बोलते हैं मेगा सिटीज़। इसके बाद एक टॉपिक है अर्बन एग्लोमरेशन। हमारे इंडिया के ज़्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन या फिर मेगा सिटीज़ हैं वो अर्बन एग्लोमरेशंस हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसको आप बोल सकते हो काइंड ऑफ एक ग्रुप ऑफ अर्बन एरियाज, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाउन है, उसके पास का एक टाउन है, इनका एक ग्रुप बन सकता है जिसको हम एग्लोमरेशन बोल सकते हैं। इनके आउटग्रोथ्स भी हो सकते हैं, यानी कि इनके आसपास जो अर्बन सेटलमेंट्स डेवलप होने लगे, जो इंडिपेंडेंट टाउन्स तो नहीं है लेकिन इनके आउटग्रोथ्स हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है एक सिटी का दूसरी सिटी के साथ, जो कि आपस में बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। इनके आउटग्रोथ्स भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। और इसके बाद एक और बन सकता है एक सिटी का एक टाउन के साथ आसपास के टाउन जिनके एग्लोमरेशन, जिनके आउटग्रोथ्स हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। बेसिकली कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ हमारे अर्बन सेटलमेंट। तो यहाँ तक की जो डिटेल्स थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसके नीचे कुछ डिटेल्स है जो आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन अलग से ज़्यादा नहीं आए हैं। 60% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो क्लास 1 टाउन्स में रहती है, अर्बन पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद 468 सिटीज़ में से 53 जो सिटीज़ हैं या फिर अर्बन एग्लोमरेशन है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, और 6 इनमें से मेगा सिटीज़ हैं। 21% जो पॉपुलेशन है इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन वो रहती है इन मेगा सिटीज़ में। सबसे अच्छा एग्जांपल है मुंबई, जो कि सबसे लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है इंडिया की 18.4 मिलियन पीपल के साथ। फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद इसके बाकी एग्जांपल्स हैं। क्लासीफाई इंडियन सिटीज एंड टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। तो हमारे पास सर्विसेज के हिसाब से टोटल 9 टाइप्स के टाउन्स देखने को मिल जाते हैं। होता क्या है कि कुछ टाउन्स ऐसे होते हैं जो किसी एक सर्विस को, किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 9 टाउन्स और सिटीज़ बनाए गए। इधर पे सारे के सारे नाम आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स इनके याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम सबके डिटेल्स और एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
हमें भी आपका सपोर्ट मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ किसी दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करिए इस चैनल को। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़। जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के हेडक्वार्टर्स बन गए तो वो हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जैसे कि न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग एटसेट्रा। फिर कुछ टाउन्स होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं, तो वो हो गए हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स। मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, हमारे जमशेदपुर, भिलाई हो गए। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सिटीज़, हमने इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में देखा था कि कांडला पोर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे वो रीजन्स जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो हो गए हमारे ट्रांसपोर्ट सिटीज़। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ज्योग्राफी में आप इंटर रिलेट भी कर सकते हैं, तो उससे आपको याद करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। फिर कमर्शियल टाउन्स, कोलकाता, सहारनपुर, सतना, जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन है, वो हो गए कमर्शियल टाउन्स। जहाँ पे हमें मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि दिग्बोई, झारिया, अंकलेश्वर, जहाँ पे हम लोग माइनिंग कर सकते हैं, वो है हमारे माइनिंग टाउन्स। और जहाँ पे हमारे डिफेंस फोर्सेज, हमारे डिफेंस पीपल जहाँ पे टाउन्स बना के रह रहे हैं, वो होगा हमारे गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स। इसके अलावा एजुकेशन टाउन्स, जो कि एजुकेशनल सेंटर्स की तरह इमर्ज हुए थे, जैसे कि रुड़की हो गया, वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया। फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस के टाउन्स हम सब जानते हैं, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, अमृतसर, पुरी, अजमेर, जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने के लिए जाते हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस के टाउन्स हैं। फिर टूरिस्ट टाउन्स, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, नैनीताल, शिमला, पचमढ़ी एट्सेट्रा। ये हमारी कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। अब ये टूरिस्ट टाउन भले ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट टाउन्स के ही ये फंक्शन करेंगे। हर एक जो हमारा टाउन होता है, हर एक जो सेंटर होता है, वो एक फंक्शन में डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन मल्टीपल फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये डिटेल भी आप याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन इज अ स्टेप अहेड ऑफ टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिटीज इन इंडिया। ये हमारा एक बॉक्स है जिससे क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन का ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, क्लीनलीनेस इंप्रूव करना है, सैनिटेशन इंप्रूव करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है। इसके अंडर हमारा एक पर्पस ये भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करना है वो हम इन क्रिएटिव सोल्यूशन से प्रोवाइड कर सकें कि रिसोर्सेज कम से कम यूज हो रही हो और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड हो पा रही हो। डिजास्टर मैनेजमेंट करने की प्रैक्टिस होती है। इसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि जितने ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके मिशन, जितने ज़्यादातर लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके, उतने ज़्यादातर लोगों को ये प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद एक लास्ट चीज़ मुझे आपको बतानी है कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट कीजिए। उसका एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ, एक लास्ट बार बता देता हूँ। हेमलेटेड और डिस्पर्स में आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, रूरल और अर्बन में कर दीजिए। इन सभी की डिटेल्स को हम पढ़ चुके हैं। अब आपको किसी के बीच में भी डिस्टिंग्विश करने को आएगा तो आप अपने नॉलेज से कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।